देखो, एक होता है शॉर्टकट, एक होता है प्रॉपर कंसेप्ट बेस्ड। तो शॉर्टकट से आप एमबीबीएस पास कर लोगे, शॉर्टकट से आप फिर एफएमजी कर लोगे, लेकिन कब तक शॉर्टकट लेते रहोगे? तो मेरा ये कहना रहता है कि अगर आपको रटना है तो 10 मिनट में रट लोगे, समझना है तो 20 मिनट लगेगा। थोड़ा टाइम और दो, अगर उसको समझ के नोट्स बना लो, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, हर बार एक नए बुक से पढ़ते हो, तो आप भूलते जाओगे। स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो फाइनल ईयर में आ गए हैं और उन्होंने एफएमजी के लिए या फिर आगे नेक्स्ट आएगी उस स्टूडेंट्स के लिए, तो फाइनल ईयर तक उन्होंने शायद कुछ पढ़ा नहीं है और अब उनको पढ़ना है, तो उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए, उनको कैसे पढ़ना चाहिए? ये स्पून फीडिंग पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। रिविजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, मगर वो खुद करो, कोई और कराए मुझे उसको मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट। तो आपकी एक मेन नोट्स होना चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स, एक अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स। दे आर नॉट गोइंग फॉर एमसीक्यू। वो कहते हैं एमसीक्यू लगाते हैं कॉन्फिडेंस हमारा कम होता है। और सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन छुपा रहता है, लोग शेयर नहीं करते हैं। और अभी कितने सुसाइड के केस, क्या क्या केस देखने मिल रहा है, कितना दुख की बात है ये। कितना पढ़ने के बाद जब कोई लाइफ एंड कर देता है, कोई डिप्रेस हो जाता है, ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं, और जुर्म क्या किया पता ही नहीं। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है हमारे फिजियोलॉजी किंग, हम कह सकते हैं, डॉक्टर नवीन पोरवाल सर। और ये हमारा फेवरेट है सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जब थर्ड ईयर में जब था ना, तो मैं इंडिया से यहाँ पर वापस आ रहा था, लाइक समथिंग अराउंड कुछ 28 सितंबर के आसपास का कोई टाइम था। और मैं जिस फ्लाइट से आ रहा था, उस फ्लाइट में आप हमारे साथ थे, अच्छा, उसी फ्लाइट में। तब मैंने सोचा था कि मैं सर के साथ एक पॉडकास्ट करना है फिजियोलॉजी के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा डिफिकल्ट लगता था फिजियोलॉजी। लेकिन आपकी क्लास करी, उसके बाद से अब कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा बहुत। तो सर उसके लिए थैंक यू सो मच, ऐसा कॉन्फिडेंस देने के लिए। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मतलब हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन सबको बहुत ही हेल्प मिलेगी, तो उसके लिए थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो आपके बारे में हम कुछ बताओ, जो हमारे नए व्यूअर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो 11th 12th में अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आपके बारे में कुछ बताओ। नीट यूजी के लिए। नीट यूजी के लिए। नीट यूजी में जानते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। तो मेरे फादर डॉक्टर हैं, वो कहा करते थे यू डोंट हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट, यू हैव टू लिव इन द सब्जेक्ट। जब तक सपने में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ना आ जाए, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो कहते थे 24 आवर यू हैव टू लिव इन द सब्जेक्ट। तो जब हम उसमें रहने लगते हैं, और हमेशा हर क्वेश्चन के लिए टीचर के पास नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सॉल्विंग वन एमसीक्यू ऑफ फिजिक्स, आई हैव टू ट्राई माई सेल्फ, क्योंकि अगर हमने ट्राई किया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे उसको। हाँ। तो ऑल थिंग्स अबाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड रेट्रो में जाके पढ़ते थे। केमिस्ट्री पढ़ा नहीं आया, फिर जाके बुक खोली। तो जो लोग नीट यूजी तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस एमसीक्यू। ओके सर। और आपका सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कि भाई फिजियोलॉजी है क्या, अगर सिंपल वे में मेरे को बताना है, तो फिजियोलॉजी क्या है? देखिए, मेडिकल साइंस में 19 सब्जेक्ट हैं, और फिर से मैं कहूँगा मेरे सीनियर थे, वो कहते थे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा एंड मेडिसिन, दे आर लाइक द 4 पिलर्स ऑफ मेडिकल साइंस। ये पिलर हैं। तो फिजियोलॉजी इज़ अबाउट द लाइफ। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज़ अ वायर, एक वायर है, तो उसमें कितनी लेयर है, ये एनाटॉमी है। उस वायर से जो लाइट गुजर रही है, वो फिजियोलॉजी है। तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, लंग है, ये एनाटॉमी हो गई। और वो लंग काम कैसे करते हैं, जो लाइफ लाइफ इनसाइड दैट लंग और द ब्रेन, व्हाटएवर यू कैन से, दैट इज फिजियोलॉजी। सो कभी कुछ स्टूडेंट्स को ना पैथो और फिजियो में डिफरेंस समझ नहीं आता, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि लंग में एल्वोलाई होती है, ओके। दिस इज फिजियोलॉजी। अगर उसी एल्वोलाई में फाइब्रोसिस हो जाए, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होगी, ये पैथोलॉजी। सो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। ओके ओके। सो सबसे पहले तो सर, जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट नए नए आए हैं, ठीक है, तो उनका अप्रोच फिजियोलॉजी के लिए। देखो, एक होता है शॉर्टकट, हम्म। एक होता है प्रॉपर कंसेप्ट बेस्ड। तो शॉर्टकट से आप एमबीबीएस पास कर लोगे, ये। शॉर्टकट से आप फिर एफएमजी कर लोगे, लेकिन कब तक शॉर्टकट लेते रहोगे? ये फिजियोलॉजी आपको अभी काम आएगी फर्स्ट ईयर में, फिर फार्मा पढ़ोगे तो फिजियोलॉजी काम आएगी, फिर मेडिसिन पढ़ोगे तो फिजियोलॉजी काम आएगी, फिर एफएमजी में, नीट पीजी में एज ए डॉक्टर। तो यानी कि एक आगे काम आनी ही है। तो मेरा ये कहना रहता है कि अगर आपको रटना है तो 10 मिनट में रट लोगे, समझना है तो 20 मिनट लगेगा। थोड़ा टाइम और दो, मगर उसको समझ के नोट्स बना लो, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, हर बार एक नए बुक से पढ़ते हो, तो आप भूलते जाओगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग अबाउट एक्शन पोटेंशियल, उसको पढ़ा समझा, मगर उसको कहीं ना कहीं नोट कर लो। आप नोट कर लोगे तो वो आपको बार बार रिवाइज में आसानी रहेगी, और वही नोट्स जो 10 दिन में बनाइए आप, बाद में 1 दिन में पढ़ सकते हो। सो नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजियोलॉजी। तो सर अभी जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो फाइनल ईयर में आ गए हैं
और उन्होंने एफएमजी के लिए या फिर आगे नेक्स्ट आएगी उस स्टूडेंट्स के लिए, तो फाइनल ईयर तक उन्होंने शायद कुछ पढ़ा नहीं है और अब उनको पढ़ना है, तो उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए, उनको कैसे पढ़ना चाहिए? तो मैक्सिमम केसेस में जब कि क्लास लेने जाता हूँ, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने पढ़ा ही नहीं फिजियोलॉजी कभी, बस मैं पास हो गया। तो उन लोगों को भी मैं कहता हूँ डोंट वरी अबाउट दैट। अगर एनर्जी आपने बचाई है ना तो उसको अब लगा दो। आपने 5 साल एनर्जी वेस्ट नहीं करी है, एनर्जी बचाई है, तो पूरी एनर्जी लगा करके आप पढ़ो। और फिजियोलॉजी में किसी भी सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पूरी गनोंग पढ़नी है, पूरी हंसें पढ़नी है। तो यू मस्ट नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। सो यू आपको हार्ड लेबर नहीं करना है। लेबर तो लेबर करता है, आप डॉक्टर हो, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। तो यू मस्ट नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी में कंप्लायंस हो गया, पीएफटी हो गया, तो उन टॉपिक्स को कमांड कर लो, क्योंकि हर एग्जाम में सेम टॉपिक्स बार बार आते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पीएफटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कंप्लायंस नहीं आएगा। तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो कुछ ही होते हैं। तो आप सीनियर के पास जाइए, टीचर से मिलिए और वो टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, बस वो पढ़ लीजिए। नॉट मोर देन 20% 30% इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो गाइस हमको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है? और सर अभी रैपिड रिवीजन, अभी जहाँ भी देखो फाइनल ईयर में तो वही चलता है, वह रैपिड रिवीजन करनेंगे, तो क्या रैपिड रिवीजन करना चाहिए या नहीं? देखिए स्पून फीडिंग पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। मगर वो खुद करो, कोई और कराए मुझे उसको मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट। तो आपकी एक मेन नोट्स होना चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स, एक अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स। लेकिन खुद बनाओगे तो काम आएगी, मेरी नोट्स आपके काम नहीं आएगी। मैंने डिटेल में पढ़ाया है और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए तो आपको काम आ जाएगी। आपने क्या किया है, ग्रैंड आपने किसी और से पढ़ा, रिवीजन किसी और से कर रहे हो, तो सबका स्टाइल बदल जाता है। सो इट इज़ अ बिजनेस स्ट्रेटजी। बट अगर आपने मेन वीडियोस किसी टीचर के देखे हैं, हाँ। उसी का आप क्यूआरपी कर रहे हो, दैट विल बी बेनिफिशियल। और आपने खुद नोट्स बनाए हैं, तो रिवीजन इज द की। हम फिजियोलॉजी में कहते हैं कोई चीज़ याद करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। हाँ। एक है रिवीजन, क्योंकि यू नो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन प्रोसेस, वो बार बार रिवाइज करने से चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती हैं। एंड सेकंड लिम्बिक कॉर्टेक्स, आपका मन, दिल लगाना है। जब माँ बाप फ़ोन करते हैं तो ये नहीं कहते हैं मेहनत से पढ़ो, कहते हैं दिल लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। तो स्टडी मेडिटेटिवली, नॉट विद लेबर। लेबर करने से कुछ नहीं होगा, आपको दिल लगाना है और बार-बार उसको रिवाइज़ करना है। ओके, और ये जो क्वेश्चन पूछने का जो रीज़न ऐसा था कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने मेन वीडियोज़ देखे ही नहीं है, डायरेक्ट और रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए या नहीं? अब देखिए टाइम नहीं है अगर, हाँ। अब इस एस्पेक्ट पे आता हूँ, मान लीजिए आपके पास 6 मंथ है, हुँ। आपको कुछ तो करना ही है, उस केस में कहूँगा कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर लो। फिर आपको मगिंग थेरेपी पे जाना पड़ेगा। आपको कम से कम उन टॉपिक्स पे, कभी-कभी होता है ना, कुछ लोगों की ग्रास्पिंग अच्छी होती है, कभी-कभी किस्मत भी अच्छी काम करती है कि जो पढ़ा वही आ गया। हाँ। तो आखिर दम तक जो है ना, हिम्मत नहीं तोड़ना है। हुँ। अगर 6 मंथ भी हैं, आप रैपिड रिवीजन करो, और एफएमजी में तो 50% लाने हैं ना, तो हुँ। दिक्कत क्या है? तब भी आ जाएँगे। तो हिम्मत हार के बैठने से अच्छा है गो फॉर रैपिड रिवीजन। हुँ। और आपने बात की एफएसबी में 50% लाना है, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हमारे भी सीनियर ऐसे बहुत सारे जो 50% से थोड़े से रह जाते, लाइक 149 पे रह गए, 148 पे रह गए और बार-बार उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो अब उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उस इस लूप से निकलने के लिए? देखो जब हम आसमान देखेंगे ना, तब छत पे पहुँचेंगे, हाँ। और छत ही देखेंगे तब तो छत पे भी नहीं पहुँच पाएँगे। तो इफ यू टारगेट फॉर 100% देन यू विल एंड अप 70% 60%। ये जो कट ऑफ का सिस्टम है, कट ऑफ कितना जाता है, ये तो देखना ही नहीं है। आपको कट ऑफ कंपैरिज़न कि वो क्या कर रहा है, हमको खुद देखना है। क्योंकि हम एफएमजी पास करना एक पॉइंट है, मगर मेन चीज़ है आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो आप ऐसे पढ़ो कि आप डॉक्टर की तरह उसको पढ़ना है, ठीक है? तो गो फॉर 100% देन यू विल गो फॉर 50%। और हमको कमी नहीं निकालनी, पेपर टफ आ गया, ये आ गया, है ना? हमको हमको अपनी गलतियाँ देखनी है, ठीक है? ना कि ये देखना है कि हमने पेपर टफ है। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, डू योर बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपना बेस्ट करो और जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। आपने बोला मिस्टेक नहीं करनी है, तो आपको क्या लगता है ये लोग क्या मिस्टेक करते होंगे, या फिर आप अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, तो वो मेनली फिजियोलॉजी में क्या-क्या मिस्टेक्स करते हैं? बस ये फिजियोलॉजी की नहीं बात है, हर सब्जेक्ट के मैंने देखा है, दे आर नॉट गोइंग फॉर एमसीक्यू। वो कहते हैं एमसीक्यू लगाते हैं कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है। हमारे एक सर मेहंदी हसन हुआ करते थे एनाटॉमी के, वो कहते थे हर इंसान का एक गलती करने का कोटा होता है, कोटा ऑफ ब्लेंडर्स। जो गलती करनी पहले कर लो, बोल की गलत बोल दो, गलत एमसीक्यू कर लो, गलत पढ़ा लो, उससे क्या होगा, गलती का कोटा खत्म हो गया। एग्जाम आते आते आप सही सुधर जाते हो। हम बोलने में क्लास में डरते हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। मुझे तो खुशी होती है कोई गलत बोल रहा है, क्योंकि अगर आज गलत बोल रहा है तो एग्जाम में गलत वो काम तो नहीं करेगा। एमसीक्यू लगाओगे गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एमसीक्यू एग्जाम में अब गलत नहीं होगा। बल्कि लोग क्लास करते हैं फिर एमसीक्यू करते हैं। मैं कहता हूँ पहले एमसीक्यू करो,
फिर जब तुम क्लास में बैठोगे ना तब समझ में आएगा कि ये पॉइंट एमसीक्यू में था, ये पॉइंट समझ में आया हमको। पहले एमसीक्यू, फिर क्लास, फिर एक बार और एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू की इतनी बात होगी तो एमसीक्यू सोल्व करने का राइट वे क्या है? राइट वे आजकल चल रहा है ना एक्सप्लेनेशन। हाँ। सो आधा सत्य हमेशा गलत होता है। जैसे मैं कहता हूँ मंदिर नहीं जाना चाहिए, या फिर बिना नहाए मंदिर नहीं जाना चाहिए, बात बदल गई। तो अगर हम एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक लाइन हैरिसन की, एक लाइन डेविडसन की, एक लाइन यहाँ, तो खिचड़ी बन जाती है। तो मैं कहता हूँ एमसीक्यू करो, लग जाए उसको काट दो, नहीं लगे अपनी नोट्स देखो, बार बार नोट्स को ओपन करो, उस नोट्स को रेट्रो में देखो, तो आप कभी नहीं भूलोगे। और अपने नोट्स पे फेथ बढ़ेगा कि आई कैन सॉल्व ऑल द एमसीक्यू विद माई ओन नोट्स। और अगर वो पॉइंट एमसीक्यू का आपकी नोट्स में नहीं है, ऐड दैट पॉइंट इन योर ओन नोट्स। आपको नोट्स पे फेथ होना चाहिए। और अभी सर रिवीजन की बात बहुत हो गई है, ठीक है, और मेरे लिए भी कंसर्न वही है कि भाई क्लास में हम पढ़ लेते हैं, बट घर आने के बाद रिवीजन कैसे करना चाहिए? बिकॉज कभी कभी होता है क्लास में हमने जो पढ़ा और घर पे आके पढ़ने बैठ रहे तो कभी कभी वो चीज़ याद नहीं आ रही है, या फिर वो टॉपिक ऐसा लग रहा है, वहाँ पर ऐसा लग रहा था समझ में आ गया एकदम, तो मैं घर जाके एकदम वो कर दूंगा, लेकिन आने के बाद होता नहीं और उसी पे स्टिक रहते हैं हम कि भाई ये हो नहीं रहा, इसलिए इससे आगे भी नहीं बढ़ पाते फिर। तो रिवीजन कैसे करना चाहिए? तो एक साइंटिस्ट थे, एक नोबेल लॉरेट थे, उनका नाम था फाइनमैन। तो वो फिजिक्स के टीचर थे और बहुत ही वंडरफुल टीचर थे। उनकी मैंने बुक्स पढ़ी हैं। तो वो कहते थे एक टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक। हाँ। तो जो भी आपने पढ़ा पहले उसको आप तुरंत रिवाइज कर लें एक दिन के अंदर, दोबारा करें एक हफ्ते के बाद, दोबारा करें एक महीने के अंदर, फिर वो आपके ग्रिस्प में आ जाता है। और कैसे करना है तो भी वो बताते थे, आपने पढ़ लिया, अब नोट्स को बंद कर लें। हाँ। आप एक A4 पेपर लें और उसमें लिखें जैसे किसी को पढ़ा रहे हैं, और नॉन टेक्निकल वर्ड में, जैसे कि कोई नॉन मेडिको है उसको समझाना कंप्लायंस क्या है। तो आपने बताया कि 2 बैलून है, जो ज़्यादा फूल जाए कंप्लायंस ज़्यादा है। तो जब आप पढ़ाओगे नॉन टेक्निकल वर्ड में तो समझ में आपको ज़्यादा आएगा। तो लिख लिख के पढ़ें और फिर नोट्स देखें देखिए क्या गलती थी, फिर से लिखें। इसको फाइनमैन टेक्निक कहते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक विच आई एम यूजिंग ऑलवेज। आई कैन नॉट रीड विदाउट राइटिंग। हाँ। So when you are writing, it is writing on your own brain. So you are involving your all the senses. और सबसे बड़े क्या, मान लीजिए रूम पार्टनर है, आप क्लास करके गए, उसने आपको पढ़ा दिया, आपने उसको पढ़ा दिया। पढ़ाने वाला कभी भूलता नहीं है। सुनने वाला भूल जाए, पढ़ाने वाला कभी नहीं भूलेगा। तो ट्राई टू टीच। कोई ना मिले, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और सेम टॉपिक पीएफटी पढ़ा है, टडल वालूम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, अरे ये भूल गया, नोट्स पढ़ा, याद आ गया। तो ये आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। सिर्फ नोट्स लेके ऐसे पढ़ने से रिविजन नहीं होता। आजकल ना लोगों में ये डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और मेनली स्टूडेंट में और मेडिकल स्टूडेंट में तो बहुत ही होता है। तो ये डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले? बिल्कुल सही बात कहा। और सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन छुपा रहता है, लोग शेयर नहीं करते हैं। और अभी कितने सुसाइड के केस, क्या क्या केस देखने मिल रहा है। हाँ। कितना दुख की बात है ये। कितना पढ़ने के बाद जब कोई लाइफ एंड कर देता है, कोई डिप्रेस चला जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। मोटिवेट इन द सेंस कि मैं समझाऊँ कि डिप्रेशन होता क्या है। तो डिप्रेशन मैंने कहा सिर्फ 2 चीज़ों से आता है, एक्सपेक्टेशन एंड कंपैरिजन। आपने एक्सपेक्ट किया आपके पापा ऐसे करें, उन्होंने नहीं किया। आपने एक्सपेक्ट किया कि आपको ऐसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, हम क्या हो गए, डिप्रेस। सेकंड इज़ कंपैरिजन। हर बच्चा जैसे मान लो मेडिकल कॉलेज में आया, कोई अच्छे बैकग्राउंड से है इकोनॉमिकली, कोई लो बैकग्राउंड से, हम कंपेयर करते हैं। उसके पास तो ये मोबाइल है, हमारे पास तो ये है, उसने तो ये अचीव कर ली, उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये भी होता है, मतलब ये प्रैक्टिकल है। होता है आजकल। सबसे बड़ा ये बात ही कोई नहीं करता है। नहीं कर। लेकिन एक्चुअली क्या, हम जल्दी में हैं। हम जल्दी जल्दी नहीं करना है, हमको टाइम देना है। मैंने बताया आपको कि लड़का दुखी, लड़की दुखी, दोनों मिलके और दुखी। तो हमको इस बात का डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी रो रहे हैं। कम से कम तुम अकेले आराम से रो रहे हो। ठीक है। तो ये कंपैरिज़न जो हो जाता है ना कि उसकी गाड़ी मुझसे अच्छी, हाँ। उसकी ये ज़्यादा मुझसे अच्छा। तो कंपेयर अगर करना है तो खुद से करो। और कभी-कभी होता है जैसे हम पढ़ने में वीक हैं, तो जो बंदा स्टमक बर्डन नहीं बता पाएगा एनाटॉमी, तो क्या डॉक्टर नहीं बनेगा? वो कौन सी मूवी थी, गदर? हाँ। कि अगर वो पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या पाकिस्तान नहीं जा पाएगा? तो हो सकता है मेरी मेरी पर्सनली एनाटॉमी बहुत वीक थी, तो मैं डॉक्टर बना ना, कैसे भी पास होके एनाटॉमी डॉक्टर बन गया, ठीक-ठाक काम कर रहा हूँ। तो किसी की फिजियोलॉजी वीक है, किसी की एनाटॉमी वीक है, तो 19 सब्जेक्ट किस सबके अच्छे नहीं होंगे, हम डिप्रेस हो जाते हैं। किसी ने कह दिया, किसी ने कमेंट कर दिया, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बार इंटरमीडिएट में मैं था, मेरे बायो के टीचर थे, उन्होंने कमेंट किया तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो। अब क्यों, मेरी राइटिंग खराब थी। तो हर गुरु गुरु नहीं होता, कुछ गुरु घंटाल भी होते हैं। तो आपको ना हर बात को माइंड नहीं करना है, नहीं करना। आपको चिकना घड़ा बन जाना है। हाँ। कि आपको माइंड ही नहीं करना है।
ठीक है। लास्ट चीज जो उपनिषद की बात बता रहा हूँ, उपनिषद में लिखा हुआ है 3 वर्ड होते हैं, दृश्य, दृष्टा, दर्शक। हम दृश्य बनना चाहते हैं, हमको लोग देखें, मैं इतना स्मार्ट बनूं, मेरे हेयर स्टाइल, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, लोग देखें। इंस्टा में लाइक कितने आए हैं, नहीं लाइक आते डिप्रेशन, फेसबुक डिप्रेशन, इंस्टा डिप्रेशन। तो हम क्या बनना चाहते हैं, दृश्य। तो उपनिषद कहते हैं दृश्य मत बनो। दूसरा बनना चाहते हैं दर्शक, हम देखना चाहते हैं उसके इंस्टा में क्या है, इसके यूट्यूब में क्या है, हम दर्शक बने हैं। हम क्रिकेट खेलेंगे नहीं, हम क्रिकेट देख रहे हैं, हम खेलना नहीं चाहते हैं। तो हमारा कहना ना दृश्य बनो ना दर्शक बनो, दृष्टा बनो। दृष्टा मतलब होता है आपकी निगाह खुद पर, आप कल क्या थे, आप आज क्या हो, आप इम्प्रूव कर रहे हो। तो ट्राई टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। किसी की नकल से अच्छा है अपनी असल बनो। आप अमिताभ बच्चन की मिमिक्री से अच्छा है अपनी आवाज़ को डेवलप करो, खुद अपनी पर्सनालिटी बनो। तो बेटर टू बी योर ओन बेस्ट वर्जन। तो अगर आप पहले से ही आप ये चीज़ मोटिवेट करोगे, ये पढ़ोगे, और ये सब कैसे आएगा, बुक्स पढ़ने से। मैं बार बार कहता हूँ सिर्फ मेडिकल बुक मत करो, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप पढ़िए। आप कुछ नहीं तो गीता ही पढ़ सकते हैं। भगवद गीता अगर एक लाइन ही पढ़ लो तो हर लाइन में इतनी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको कभी डिप्रेस होने देगी ही नहीं। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट लाइन इसको लिख लो, लाइफ इज नॉट अ सीरियस फिनोमिना, द मोर यू टेक लाइफ सीरियसली द मोर यू विल लूज द लाइफ। लाइफ है खेल। कृष्ण ने क्या खेला, हम गीता पढ़ते कृष्ण को नहीं देखते हैं, वो खेल खेल रहे हैं, युद्ध में भी खेल खेल रहे हैं, वो भी कौन से भी खेल खेल रहे हैं। तुमको खेल खेलना है, अटैच नहीं होना बहुत ज़्यादा। जैसे गेम है ना, लूडो खेला, जीते हारे बंद करके रख दिया, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट से अटैच नहीं होना है, तो आपको डिप्रेशन अपने आप आएगा ही नहीं। आएगा ही। और मेनली वही होता है रिलेशनशिप में, जब ब्रेकअप होता है तो अटैचमेंट की वजह से ही वो। अब ब्रेकअप होता है उसकी वजह अटैचमेंट तो है, हाँ। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, हम दुखी हैं, अभी हम प्रिपेयर ही नहीं है रिलेशन के लिए। पहले ज़माने में होता नहीं, पहले होता था ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थी से होता था। हाँ। तो पहले अकेले रहना तो सीखो, हमको खुद के साथ रहना आया नहीं, और चले हैं गर्लफ्रेंड बनाने, और वो बेचारी परेशान, तुम भी परेशान। तो पहले खुद से हैप्पी तो रहो कम से कम। सिर्फ लोग। एकांत को जीना सीखो, अकेले रहना सीखो। अपने आप जब फूल खिलता है तो अपने आप चीज़ें फूल के पास आती हैं, आपको बताना नहीं पड़ता मैं फूल हूँ। और तुम बता रहे हो तुम डफर फूल हो, इंग्लिश वाला फूल हो। जो बताएगा कि मैं फूल हूँ, इंस्टा पे लगाएगा कि आई एम द बेस्ट, बेस्ट कहने से बेस्ट नहीं हो जाएगा। जब फूल खिलेगा, खुशबू उड़ेगी, दुनिया जानी जाएगी। तो असली फूल बनो, ना कि नकली फूल परफ्यूम लगा के। अभी सर डिप्रेशन की बात बोली, और दूसरी बात ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है कॉलेज लाइफ में, या वैसे मोस्टली जनरल लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो कॉलेज में आपको पता है बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन है। अगर अगर आप फॉरेन में पढ़ रहे हो, कहीं पर पढ़ रहे हो, भाई एक तो मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स और वो सब आता रहता है। फिर आप बाहर रह रहे हो, वही एक बार घर का खाना मिस कर रहे हो, घर वाले को मिस कर रहे हो। तो वैसे छोटे-मोटे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, और उसी की वजह से आज पढ़ाई नहीं हो पाती कहीं न कहीं। हम सोचते रहते हैं कि भाई आज ये काम आ गया, आज ये प्रॉब्लम आ गया, तब आज पढ़ना नहीं है, कल पढ़ना है। तो उससे कैसे बचे, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे देखो ठीक करें? डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली अब मोबाइल का आपने बताया, हाँ। मैं आज जो भी हूँ मोबाइल की वजह से हूँ। मैं ऑनलाइन टीचिंग में आया 10 साल पहले, तो जो भी ये ऐप है सब कुछ मोबाइल ही तो है। हाँ। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, ठीक है? तो मोबाइल से ही सारा नॉलेज मिलता है आजकल। अब तो ये तो एक प्योर एनर्जी है, आप क्या लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात ये सोशल मीडिया है, ये इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में, इसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो। बेस्ट क्या है, सब इंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। दिन में 6 पीएम, 6:30 पीएम, जो भी टाइम फिक्स करो उस टाइम पे इंस्टॉल करो। देखो क्या काम का है, जिसको जवाब देना जवाब दो, फिर से उसको अनइंस्टॉल कर दो। तो हाफ एन आवर आप रखोगे, बार-बार नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे। सो पूरे 24 आवर्स में बिल्कुल आप मीडिया पे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आती है। इंस्टॉल करिए, देखा, अनइंस्टॉल कर लें। दूसरी बात रिलेशनशिप की बात क्या है कि जैसे मैंने कहा कि आप अपनी कंपनी को एन्जॉय नहीं कर रहे हो। 3 चीज़ें होती हैं, उपनिषद में वर्ड है, 3 वर्ड हैं। एक है अकेलापन, दूसरा है एकांत, और तीसरा है कैवल्य। अकेलापन काटता है आदमी को, लेकिन जो एन्जॉय करने लगता है कहता है मैं एकांत एन्जॉय करता हूँ। तो मज़ा लेता है, अकेले में रह कर के भी एन्जॉय। कैवल्य में क्या है कि मेले में भी अकेला है, वो दिन भर लोगों से बात कर रहा है, फिर अंदर से वो कंटेंट है। हाँ। तो आप इस स्टेट को एन्जॉय करो, आप अपनी कंपनी को एन्जॉय करो। प्रॉब्लम क्या है, लड़का अपनी ज़िंदगी से परेशान, हाँ। अपने अकेलेपन से परेशान, लड़की अपनी ज़िंदगी से परेशान, दोनों मिलके और परेशान। परेशान। लड़का लड़की से कह रहा है, अब दोनों सुन रहे हैं एक-दूसरे की बात। हाँ। अब लड़की क्या कहेगी, तुम पहले हो जो मेरी बात को सुना है। आज तक कोई मिला ही नहीं जो मेरी बात सुनता है।
वो सुन नहीं रहा है, वो वेट कर रहा है, तुम ख़त्म करो फिर मैं शुरू करता। दोनों भरे बैठे हुए हैं, तो दो दुखी लोग मिलेंगे तो और दुखी होंगे। मैं खुश हूँ, तुम खुश हो, हम मिले, दोनों खुश हो जाएंगे। तो खुश होने का तरीका है, आप अकेले रहना सीख लो। अगर आप अकेले खुश हो तो साथ में भी खुशी होगी, अकेले दुखी हो तो 100% आप साथ में और दुखी हो जाओगे। तो आप डिपेंडेंट मत बनो, आप ये सोच के जाओ कि मुझे क्या देना है उसको, वो सोच के जाए कि उसे क्या देना है, तो दोनों मिलोगे तो आप दोनों को एंजॉय करो। तो रिलेशनशिप इज़ नॉट बैड एट ऑल, लेकिन आप लेने मत जाओ, कुछ लेने, खुशी लेने, गिफ्ट लेने, ये मिल जाए, वो मिल जाए, आप देने जाओ। जब आप दोगे तो ऊपर वाला ईश्वर आपको कुछ देगा। ये सर, आपने फिजियोलॉजी को क्यों चुना? आपको कैसा इंटरेस्ट आया फिजियोलॉजी में? फिजियोलॉजी को मैंने क्यों चुना, फिजियोलॉजी ने मुझे चुना एक्चुअली कोई भी किसी को चुनता नहीं, माँ बाप आपने चुने, माँ बाप ने आपको चुना। कुछ भी दुनिया में हो रहा हमको लगता नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बताऊँ, रियलिटी मेरे एक्सपीरियंस लाइफ का, कि ईश्वर कराता है आपसे। वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगर यहाँ मैं बैठा हूँ ना, तो ये पहले से प्लान्ड है कि यहाँ से मैं बैठना है, बात करना है। तो नथिंग इज़ प्लान्ड बाय मी। फिजियोलॉजी किस लिए चुना? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे लगा फिजियोलॉजी इज़ द बेसिक ऑफ मेडिकल साइंस। मुझे मेडिसिन और फिजियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे पीजी में मेडिसिन नहीं मिला था केजीएमसी का, तो मैंने फिजियोलॉजी ऑप्ट किया, कि मुझे लगा कि फिजियोलॉजी करके मैं मेडिसिन को अपनी स्ट्रेंथन कर लूँगा, पहली बात। दूसरी बात, एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट होते हैं। हम जो एमडी करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बस उस सब्जेक्ट पे ध्यान देते, बाकी बंद कर देते हैं। मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग कभी बंद नहीं किया। मैंने एमडी फिजियोलॉजी किया, इसके बावजूद मैं प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ में, मेरी डायबिटिक क्लिनिक है, क्योंकि मुझे ये पता है, मुझे मेडिसिन भी पता है, मुझे सर्जरी भी पता है। तो मैं क्यों भूल जाता हूँ कि एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं। मुझे ये क्यों याद था कि एमडी में फिजियोलॉजी किया है, एनाटॉमी किया है, कि मेडिसिन किया है। इसलिए ऐसा फिजियोलॉजी ने मुझे चूज़ कर लिया। मुझे पढ़ाने का शौक था। इवन जब मैं एमबीबीएस करता था तो मैं नीट पढ़ाया करता था। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ाया करता था। आज के डेट में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट मेरे साथ प्रोफेसर हैं। तो एक पढ़ाने का शौक भी था। तो फिजियोलॉजी में पढ़ाने को काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। ये भी एक अच्छी बात लगी मुझे। उसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, उनको फिजियोलॉजी में आगे बढ़ना है, तो उनके लिए क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है फिजियोलॉजी में? फिर से मैं कहूँगा, इट इज़ नॉट अबाउट फिजियोलॉजी और मेडिसिन। आपको जो पसंद है आप चूज़ करो। लोग पूछते ब्रांच का क्या स्कोप है, ये ब्रांच कितना देती है, इसमें कितना मिलता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको ब्रांच से लेना है, हमको सोचना है कि हमको ब्रांच को देना क्या है। आपने मेडिसिन को दिया क्या है, आपने सर्जरी को दिया क्या है। अगर आप फिजियोलॉजी को दोगे, फिजियोलॉजी आपको भर भर के देगी। फिर से वही बात है, हम लेने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमारा पूरा बिजनेस ही बना हुआ लेने के लिए। इस लड़के से क्या फ़ायदा है, इस लड़की से क्या फ़ायदा है, फिजियोलॉजी से क्या फ़ायदा है, इससे कितना कमा लेंगे। तो ये कंसेप्ट ही गलत है। अगर आप चाय की दुकान भी खोल के बैठे हो ना, ईमानदारी से आप दुनिया में राइज़ करोगे। इम्पोर्टेंट है कि आप किसी ब्रांच को, किसी ट्रेड को कितना देते हो, कितनी मेहनत करते हो उसमें। तो हमको मनी टर्म में, मनी कहाँ जाएगा? विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही है। तो विष्णु भगवान अच्छे से दुनिया चला रहे हैं ना, आप अपना काम करो, पैसा पीछे-पीछे आएगा। इंद्र भगवान लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी उनसे दूर भाग रही है। तो अगर आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाओगे, पैसे की तरफ जाओगे, तुमसे भागेगा। आप जो भी काम कर रहे हो, अपना बेस्ट करो। इट इज़ नॉट अबाउट ब्रांच, इट इज़ नॉट अबाउट करियर। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर जो भी हो, आप उसमें पूरा दिल लगा दो 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुमको पलट के ना दे। आप एक दोगे, वो आपको 100 देगी। लेकिन हम खाली लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे ब्रांच हो, हमको क्या मिल जाएगा? इसका स्कोप कितना, पैसा कितना है? हाँ। ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से गलत है। आपको मैं एक शेर भी कहना चाहूँगा कि देख वफ़ाए इश्क का यही एक उसूल है। हाँ। देख वफ़ाए इश्क। इश्क का यही एक उसूल है, लम्हे करम के याद रख, साल जफ़ा के भूल जा। हाँ। मतलब आपके कर्म की, जो उसने दिया उसको याद करो, और जो नहीं दिया उसको भूल जाओ, तो ही वफ़ा आप कर पा रहे हो। हम उल्टा कर रहे हैं, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसको ये मैंने सोचा था ये करेगा, मैंने सोचा था ये। तुम्हारे सोचने से क्या मतलब है उसको? आपको क्या करना है, हमको अपनी ड्यूटीज़ नहीं याद है, हमको अपने राइट्स याद है। यही प्रॉब्लम रिलेशनशिप में हो रही है, यही प्रॉब्लम ब्रांच में हो रही है। हाँ। और वही बात कर रहा था ना, आपको इस शायरी का कहाँ से शौक लगा? फिर से मैंने शायरी का शौक नहीं लगा फिर से। हाँ, वो शायरी ना कुछ शायरी नहीं, एक्चुअली मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ। और चूँकि मैं लखनऊ का, तो मुझे उर्दू ज़बान, हुँ। रेख्ता, एक्चुअली रेख्ता इज़ द ओरिजिनल वर्ड। उर्दू तो मतलब कैंप होता है, कि जब युद्ध होते थे, कैंप लगते थे, लोग मिलते थे, पर्शियन, संस्कृत, तो वो मिलते-मिलते उर्दू बन गई। बट द लैंग्वेज इज़ रेख्ता। तो मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, मेरे टीचर्स थे, मेरे फादर पढ़ते हैं बहुत सारी बुक्स, हाँ। शायरी भी पढ़ते हैं। तो पढ़ते-पढ़ते मुझे एक अंदर से, क्योंकि मैंने देखा कि एक लाइन में पूरी कहानी है। हाँ। जैसे एक एक शेर है
कि गज़ल क्या होती है? गज़ल में बंद से अल्फाज ही नहीं काफ़ी, कि अल्फाज की बंदिश कर ली तो बंदी कर ली गज़ल बन गई, ऐसा नहीं है। गज़ल में बंद से अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का कुछ खून भी चाहिए असर के लिए। तो जो शेर लिखता है ना, वो लिखता नहीं, आमद आती है, ऊपर लिखवाता है, वो लाइन अपने आप से आती है, वो लिख देता है। तुम किसी भी शायर से मिलो, कहेगा हमने नहीं लिखी, पता नहीं कहाँ से लाइन आ गई। एक शायर हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनका एक शेर है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुल्म क्या किया पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुल्म क्या किया पता ही नहीं, और लाख मड़वा दो सोने के फ्रेम में, आईना झूठ बोलता ही नहीं। मतलब आईना जो होगा बोलेगा भाई तुम चाहे सोने में मड़वा, तुम कितना भी पैसा कमा लो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो वो कहते हैं नूर बिहारी नूर, हाँ उनका नाम है नूर बिहारी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से लाइनें पता ही नहीं। तो इतनी अच्छी अच्छी लाइनें जो पूरे वर्ल्ड में आज फेमस है, चाहे मीर तकी मीर की हूँ, चाहे गालिब की हूँ, तो एक एक लाइन पे पीएचडी हो रही है। गालिब की एक शेर है कि शम्मा हर रंग में जलती है शहर होने तक, इस पे पीएचडी लोग कर रहे हैं। कबीरदास की एक एक लाइन पे कबीरदास खुद अनपढ़ थे, उनकी एक एक लाइन पे पीएचडी हो रही है आज। तो एक एक लाइन में नहीं, गागर में सागर है। इसलिए मुझे शायरी पसंद है कि एक लाइन में पूरी कहानी होती है। अभी तक कितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, तो आपको ऐसा कोई वियर्ड एक्सपीरियंस याद है, मतलब कोई फनी या फिर कुछ ऐसा वियर्ड चीज़ हुई हो? हाँ, कुछ चीज़ें बता नहीं सकता लेकिन ये कि सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब जिस हफ्ते मैं क्लास नहीं लेता हूँ मुझे बड़ा अटपटा लगता है। मुझे मतलब जब कहीं क्लास लेता हूँ तो लोगों को लगता है कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं वैकेशन पे हूँ। 10-10 घंटे क्लास लेने के बाद भी इतनी एनर्जी बच्चों से आती है, जो उनको प्यार मिलता है, उनका रिस्पेक्ट मिलता है, तो वो एनर्जी इतनी दे जाता है कि वो सारी थकान खत्म हो जाती है। तो पढ़ाना मतलब एक शौक बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ नए नए बच्चे मिलते हैं, नए स्टूडेंट मिलते हैं, नए डॉक्टर मिलते हैं, तो लोगों को लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ, जबकि हकीकत में बता रहा हूँ इतना मैं उनसे सीखता हूँ। हो सकता है फिजियोलॉजी मुझे ज़्यादा आती हो, बहुत चीज़ उनको आती हो, बहुत सी चीज़ें उनसे मैं सीखता हूँ, उनका बिहेवियर ऐसा होता है उनका। तो मुझे रहता है वो मेरे टीचर्स हैं। तो हमारे एक सर थे, वो कहते थे स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जज, ठीक है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो क्योंकि तुम नई जनरेशन के हो, तुम मुझसे भी नए जनरेशन के हो, तो कितनी चीज़ टेक्नोलॉजी तुमको मुझे ज़्यादा पता है, ठीक है, तुमको पता है कि कैसे कैसे अपडेट करना है, हमें नहीं पता, हमें से पढ़ाना पड़ता है फिजियोलॉजी। तो मैंने बहुत कुछ अपने स्टूडेंट से सीखा है। मेरा हिंद मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट देवाशीष है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत अपडेट रहता है, उससे मैंने लाखों चीज़ सीखी और सीखता रहता हूँ, और मेरी हेल्प करता रहता है। तो मैं देखा जाए तो 90% मैंने चीज़ें स्टूडेंट से सीखी हैं, उन्होंने मुझसे क्या सीखा मुझे नहीं पता है लेकिन उनसे मैं सीखता रहता हूँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ये इसी बात पे मैं बात बताना चाहूँगा। एक बार गौतम बुद्ध एक सरमन दे रहे थे, तो एक आदमी है उनके पैर छूता है, तो गौतम बुद्ध उठते हैं उनके पैर छू लेते हैं, तो कहते हैं आपने मेरे पैर क्यों छुए, आप बुद्ध हैं? तो कहता है कि मैं बुद्ध हूँ आज का, तुम बुद्ध हो आने वाले कल का, सिर्फ समय का बात है, तुम फ्यूचर के बुद्ध हो, तुम मुझसे भी ज़्यादा ग्रेट हो। तो वही कह रहा हूँ कि जैसे अब मैं आप सभी को डॉक्टर से बोलता हूँ हमेशा, मैं फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट को बोलता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि ये कल को मुझसे भी आगे जाएंगे, तो वो मुझे दिखता है उनकी विज़न में। तो इसलिए मैं हर स्टूडेंट से सीखने की कोशिश करता हूँ, और हर एक्सपीरियंस मेरे लिए एक नया होता है। और सर एक कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, मोस्टली सब आईएमजी वर्सेस एफएमजी करते रहते हैं, तो आपको कोई डिफरेंस लगता है? यार ये कॉलेज, ये देश, इसका फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहते हैं काबुल में भी गधे होते हैं, हाँ। है ना? तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छे बहुत अच्छे कॉलेज हैं, हाँ, ये बात है कि इनकी रैंक अच्छी आती है तो अच्छे कॉलेज ऑप्ट करते हैं, वहाँ का माहौल, वहाँ का सब अच्छा होता है। लेकिन आजकल अब ये किर्गिस्तान में जासू आ रहा हूँ, मतलब 8 साल तो मुझे हो गया है, हाँ। और जिस तरीके से शोएब सर ने इसको मेंटेन किया, और दिन-ब-दिन इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं। जा रहा है। यप। तो मतलब सरप्राइज़, आज मैंने कल क्लास लिया मैंने, हाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं नोट्स अपडेट करता जा रहा हूँ, और यू ऑल आर लाइक ईगर टू ग्रैस्प ऑल दोज़ थिंग्स। तो इसमें तो मुझे आईएमजी और एफएमजी का अंतर ही नहीं लग रहा है। मैं को क्लास लेने एफएमजी के आया हूँ, कंटेंट में नीट पीजी का पढ़ा रहा हूँ, तब भी लग रहा है और क्या पढ़ा दूँ? क्योंकि लगा तुमको तो सब आ ही रहा है। तो मेरे हिसाब से आईएमजी, एफएमजी का कोई ऐसा मसला नहीं है। मेन थिंग इज़ डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर। वो आईएमजी हो, एफएमजी हो, उसका कोई मसला इस तरीके का। सर लास्ट में से आपको देना है डॉक्टर्स को, फ्यूचर डॉक्टर्स को क्या? लास्ट मैसेज मैं क्या दूँ? फिर से मुझे एक कहानी याद आ गई। हाँ। गौतम बुद्ध की जब डेथ हो रही थी, यप। तो उनसे आनंद उनके भाई थे, मगर उनके शिष्य थे। तो उन्होंने कहा लास्ट मैसेज क्या दोगे? हाँ। तो उन्होंने एक वर्ड बोला, अप्पो दीपक स्वयं भव। हाँ। अपने दीपक स्वयं बनो। स्वयं बनो।
मतलब नोबडी कैन टीच यू, वी आर जस्ट फैसिलिटेटर। हम थोड़ा फैसिलिटेट कर देते हैं, तो आप इंस्पायर हो सकते हो टीचर से, सीनियर से, पेरेंट्स से, मगर यू आर ऑफ योर ओन काइंड। आप एकदम अलग वैरायटी हो। यप यप तो अपनी अपनी खुद जो अपने आप से कंपेयर करो और अपना बेस्ट वर्जन बनो। किसी के जैसा बनने से अच्छा है अपना बेस्ट वर्जन बनो। एंड ऑलवेज ट्राई टू, कभी भी क्या हुआ लास्ट में उसको मत देखो, आज से स्टार्ट करो। पढ़ाई की तो भी, नहीं पढ़ाई की तो भी। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। और लास्ट में आपको शायरी बोलनी पड़ेगी अब। शायरी, एक शेर है, मुझे आज तक नहीं पता चला किसका शेर है, ना गूगल पे मिला। हाँ एक मैं बुक पढ़ रहा था, शायद कोई नॉवेल थी, उसमें ये शेर आया था। तो वो शेर एक्चुअली सूफियाना है, हाँ बहुत अच्छा, मैं शायद शायद आज तक से सुनाया नहीं है। तो कि मैं कोई शेर ना हरगिज़ कहूँगा तुम पर, हाँ मैं कोई शेर ना हरगिज़ कहूँगा तुम पर, फ़ायदा का जो मुकम्मल तेरी तहसीन ना हो। और कैसे अल्फाज के सांचे में ढालूंगा तेरे हुस्न को, सोचता हूँ तेरे हुस्न की तौहीन ना हो। हाँ इसके आगे शायर कहता है कि मैंने सनमसेज बन, हाँ सनमसेज कहते हैं मूर्तिकार को, मैंने सनमसेज बन संगे मरमर में तराशा तुझको, मगर वो पिघली हुई रफ्तार कहाँ से लाता। और पाजेब तो पहना दी तेरे पैरों में, मगर तेरे पाजेब की झंकार कहाँ से लाता। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे टाइम दिया इतना। और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा और उनको भी फिजियोलॉजी अब ईजी लगने लगी और ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स, थैंक्स।